नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। कर्नाटक से एक के बाद एक कई ऐसी खबरें आ रही हैं जो बहुत बड़े प्रश्न खड़े कर रही हैं। केवल कर्नाटक की बात नहीं है, अलग-अलग राज्यों के विधानसभा चुनाव के समय खास तौर से कांग्रेस पार्टी ने गृह ज्योति के नाम पर 10 करीब-करीब सभी घरों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का ऐलान किया था। एक गृह लक्ष्मी योजना के तहत परिवार की हर महिला मुखिया को 2000 रुपए देने का ऐलान किया था। अन्न भाग्य के नाम से एक योजना थी। हर महीने बीपीएल परिवारों के प्रत्येक सदस्य को 10 किलो मुफ्त चावल देने का ऐलान किया था। एक युवा निधि के बेरोजगार युवक को 3000 रुपए महीना और बेरोजगार डिप्लोमा डिग्रीधारी वाले को 2 साल तक 28 से 25 आयु वर्ग के लिए 1500 रुपया देने का वादा कांग्रेस ने किया। और एक शक्ति योजना इनकी कि राज्य की बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा का तोहफा दिया जाएगा। और ये तब भी ऐलान हुए थे जब मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना 4 राज्यों में चुनाव हो रहे थे। ये तब भी हुआ था जब कर्नाटक में चुनाव हुए थे। आपको याद होगा जब अमूल दूध के 2 रुपए दाम बढ़े थे तो कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने किस तरीके से मोदी सरकार को घेरना शुरू किया था। आज क्या हो रहा है? लोकसभा चुनाव जैसे ही खत्म हुए, कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने सबसे पहले डीजल और पेट्रोल पर 3-3 रुपए बढ़ा दिए। और उस पर सवाल भी खड़े हुए कि एक तरफ तो आप महंगाई के लिए, बेरोजगारी के लिए, दूसरी तमाम चीजों के लिए केंद्र की मोदी सरकार को घेरते हैं, उस पर आरोप लगाते हैं। और ये क्या कर रहे हैं आप? लोकसभा चुनाव जैसे ही निपटे हैं, वैसे ही आपने डीजल और पेट्रोल पर 3 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से दाम बढ़ा दिए। अभी नया बयान आया है डीके शिव कुमार का कि साहब जो पेयजल सप्लाई होती है बेंगलुरु में, उसके हम रेट बढ़ाएंगे। तर्क क्या दिए गए कि जो बिजली विभाग के कर्मचारी हैं, जो जलकल विभाग के कर्मचारी हैं, उनको वेतन के संकट पैदा हो रहे हैं। एक और सूचना आ रही है कि जो बस है उनके किराए में भी 25 से 30% की वृद्धि हो सकती है। हालांकि वहां के एक मंत्री ने कहा कि अभी ऐसा कुछ नहीं है, यानी अभी नहीं है, भविष्य में बढ़ाए जा सकते हैं। इसका खंडन उन्होंने भी नहीं किया है। तो सवाल खड़े होते हैं, ये जो राहुल गांधी खटाखट की राजनीति कर रहे थे, उसके दुष्परिणाम भी हमने देखे हैं, आपने देखे हैं। उसी बेंगलुरु से लेकर के लखनऊ तक किस तरीके से महिलाओं की लंबी लंबी लाइनें कांग्रेस के दफ्तर पर लग गई थी, जो इनका गारंटी कार्ड लेकर के पहुंची थी कि आपने हर साल 1 लाख रुपया और हर महीने 8,500 रुपए बैंक अकाउंट में भेजने की घोषणा की थी। तो हमने तो लंबी लंबी लाइन लगा करके आपको वोट दे दिया। अब आप बताइए कि ये खटाखट कब से शुरू होने वाला है? तो मुझे तो लगता है कि वो खटाखट तो आने वाला है ही नहीं, क्योंकि इनकी केंद्र में सरकार ही नहीं बनी है। पर खटाखट महंगाई भी बढ़ेगी और अलग अलग चीजों के इनके राज्य जहां ये शासन कर रहे हैं, वहां अब महंगाई भी बढ़ने वाली है। और जिसका ठीकरा ये केंद्र सरकार के सिर पर फोड़ते हैं। तो मेरे साथ प्रयागराज से जुड़ रहे हैं अनुपम मिश्रा जी। उनको जोड़ करके चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अनुपम जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार सर। अनुपम जी, कर्नाटक से जो खबरें आ रही हैं, इस पर आपकी टिप्पणी? नहीं सर, ये अभी की बात नहीं है, आप पहले भी देख लें। जिस जमाने में तेल के दाम, ये बड़ी अजीब सी बात है। केजरीवाल सीधे सीधे तेल के दाम पे कहते थे कि पूरी दुनिया में तेल सस्ता हो गया है और भाजपा सरकार महंगा तेल बेच रही है।
और भाजपा सरकार से कोई पलट के ये नहीं बता पाता था कि साहब सबसे ज्यादा महंगा तेल तो खुद केजरीवाल बेच रहे थे। क्योंकि जो एक स्टेट का जो एक टैक्स होता है वो मैं पेट्रोल की बात कर रहा हूँ, जो स्टेट अपना टैक्स लगाता है, सबसे ज्यादा टैक्स उस समय अशोक गहलोत की सरकार और केजरीवाल की सरकार ले रही थी। लेकिन इसका कोई प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं दिया गया और इसको आईटी सेल के भरोसे छोड़ दिया गया। साहब आईटी सेल इसमें तय करेगा कि उन्हें क्या कहना है क्या नहीं कहना है। किसी जिम्मेदार मंत्री ने इसका बयान नहीं दिया, किसी जिम्मेदार मंत्री ने इसका जवाब नहीं दिया कि साहब सबसे ज्यादा टैक्स तो आप ही ले रहे हैं। और अभी भी आप देखें, आप पेट्रोल के दाम देख लें, आपको सबसे ज्यादा उसमें नजर आएगा, कर्नाटक में नजर आएगा और विपक्ष शासित प्रदेशों में नजर आएगा। लेकिन मजेदार बात यह है कि ये सबसे महंगा भी बेच रहे हैं, सबसे ज्यादा टैक्स भी लगा रहे हैं, और उसके बाद सबसे ज्यादा इनका वो भी है, क्या नाम है, बयानबाजी भी है, और सबसे ज्यादा ये आरोप भी लगा रहे हैं। लेकिन बात फिर वही आ जाती है जिसको हम पिछले कई वीडियोस में कह रहे हैं ओंकार जी, कि इस बात को पॉइंट आउट करना, इसको डिनाई करना, इसका पर्दाफाश करना, ये दोगलेपन को सामने लाना ओंकार जी का, ये मेरा काम नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के, और खास तौर से मुझे लगता है कि इसके लिए सूचना प्रसारण मंत्री होता है। अब बाहर आए उसको बयान दे, या अमित मालवीय के भरोसे, आईटी सेल के भरोसे नहीं छोड़ी जा सकती है बातें। तो आपने सूचना प्रसारण मंत्रालय एक ऐसे शख्स को दे दिया जो अपने आप में फुल टाइम काम है। रेल मंत्री के पास सूचना प्रसारण मंत्रालय पहले पहले कभी नहीं देखा ओंकार जी, शायद आपको याद आता हो। और ये रेल मंत्रालय अपने आप में इतना इंपॉर्टेंट है, आप नई नई रेल लॉन्च कर रहे हैं, आप फ्रेट कॉरिडोर बना रहे हैं, आप इतना कुछ कर रहे हैं, आप इतना नया काम कर रहे हैं, ट्रेन एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, और इन सब के बीच में आपने उनको सूचना प्रसारण मंत्रालय भी दे दिया। कम से कम मुझको नई सरकार का ये सबसे ही अटपटा फैसला लगा। ये मंत्रालय एक ऐसा मंत्रालय है जो अपने आप में फुल टाइम काम है, जिसका काम है सरकारी नीतियों को सामने लाना और विपक्ष के प्रोपेगेंडा को ध्वस्त करना। तो इसके लिए आपको एक फुल टाइम मिनिस्टर चाहिए, और इसको आपने एक एडिशनल चार्ज के रूप में रेल मंत्री को दे रखा। हो सकता है उनकी उनके दिमाग में हो किसी और को लाने की बात हो, किसी और को लाने की योजना हो, कोई ऐसा शख्स आने वाला हो जिसको बाद में ये काम, क्योंकि मैं नहीं मानता हूं कि 5 साल के लिए रेल मंत्री को सूचना प्रसारण मंत्रालय दिया जा सकता है। और वो भी खास तौर से उस वक्त ओंकार जी, जब मैं समझता हूँ कि भारत का पहला चुनाव है जो केवल प्रोपेगेंडा के आधार पर हुआ है। आपने देखा कितना विपक्षी प्रोपेगेंडा, झूठे नैरेटिव के आधार पर चुनाव हुआ है, और ऐसे में आपके पास एक शख्स चाहिए जो खुल के इस नैरेटिव को ध्वस्त कर सके। कुछ नहीं तो आप सुषमा स्वराज की जो बेटी आई है बांसुरी बड़ी आर्टिकुलेट है, उन्हीं को दे देते, किसी को ले आते, कैसे करते। लेकिन इसके लिए एक फुल टाइम मंत्री चाहिए कम से कम, मेरी राय में ओंकार जी। और ऐसे में या फिर स्मृति ईरानी जैसी कोई पर्सन को आप राज्यसभा के जरिए लाके मंत्रालय देते। आपको एक अटैकिंग मिनिस्टर चाहिए जो न सिर्फ सरकार की नीतियों को सामने ला सके, विपक्षी प्रोपेगेंडा को ध्वस्त कर सके। 2024 के चुनाव से मैं समझता हूँ सबसे बड़ा सबक यही है ओंकार जी। सही बात कह रहे हैं। और जब हम इस तरह के सवाल खड़े करते हैं कि कांग्रेस शासित प्रदेशों में किस तरीके से फ्री की बातें की गई, रेवड़ियां बांटी गई, या खटाखट वाली बातें कही गई हैं और वोट लिए गए हैं, और अब कई तरह की पेचीदगियां, कई तरह की परेशानियां आ रही हैं, इसलिए आप बस के किराए बढ़ाने के बारे में भी सोचेंगे, डीजल पेट्रोल पर भी बढ़ाएंगे, पेयजल सप्लाई जो के लिए जो पेयजल आपूर्ति होती है उस पर भी आप दाम बढ़ाएंगे। ये कितना सही है कि आप कुछ वर्गों को सुविधाएं देने के लिए दूसरे वर्गों पर इस तरीके से एक बड़ा बोझ लाद दें। पहले आप मोटे मोटे वायदे किए, बड़े बड़े आकर्षक वायदे करिए, और उसके बाद जब आपको लगे कि इतना तो राज्य का बजट भी नहीं है जितने आपने वायदे किए हैं, राहुल गांधी की जितनी ये गारंटियां हैं, 5 गारंटियां जो वो देते फिरते हैं, अकेले कर्नाटक में ही करीब करीब 52 करोड़ के आसपास का जो है वो प्रावधान करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। ये कितना मुश्किल है। देखें, आपको याद होगा कि कर्नाटक में चुनाव जीतने के बाद वहां पे डिप्टी सीएम ने कहा था या विकास ले लो या रेवड़ी ले लो, दोनों चीजें नहीं ले सकते। आपको याद हो, डी शिव कुमार ने कहा था कि साहब विकास के लिए हमारे पास पैसे ही नहीं बचे, वो जीरो डेवलपमेंट पे आ गए। तो जाहिर सी बात है, इसको देखिए आरएसएस ने पॉइंट आउट किया था इसको मोदी सरकार को कि साहब आप रेवड़ी गेम में मत जाइए, क्योंकि विपक्ष से ज्यादा रेवड़ी आप नहीं बांट पाएंगे। उनके दिमाग में कहीं डेवलपमेंट है ही नहीं ना। आपके पास तो एक विजन है, आप चाह रहे हैं आप भारत को
अम, आप तीसरे नंबर की इकॉनमी बनाना चाह रहे हैं, आप भारत में विकास चाह रहे हैं, आप रोड ट्रांसपोर्ट बना रहे हैं, आप ट्रेन बना रहे हैं, आप एयरपोर्ट बना रहे हैं, आपको पैसे चाहिए। उनको तो ये सब करना नहीं है, तो वो आपसे कहीं ज्यादा रेवड़ी बांट सकते हैं। तो देखा आपने 1 लाख रुपए के खटाखट फॉर्म भी भर गए और गारंटी कार्ड भी भर गए, और आज तमाम लोग सामने आए। हमें मुझे तो लगता है कि तमाम लोग जो सामने आ रहे हैं, पुलिस को इनका संज्ञान लेके एफआईआर दर्ज कर लेनी चाहिए। पुलिस को इनका संज्ञान लेके एक इलेक्टोरल फ्रॉड के रूप में एफआईआर दर्ज कर लेनी चाहिए। दोबारा इस तरह की चीजें सामने नहीं आएंगी। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता कि सरकार इसमें इतना ज्यादा मतलब नरमी क्यों बरत रही है। 3-3 स्टेट्स में आप देख रहे हैं कि लोग गारंटी कार्ड लेके टहल रहे हैं, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, कर्नाटक में। और आपने बाकायदा गारंटी कार्ड साइन करके देखे, व्हाट टाइप ऑफ गारंटी कार्ड इज दैट? ये सब ऐसे कैसे चलेगा? तो आप फ्रॉड हो रहा है, और इस फ्रॉड में एफआईआर होनी चाहिए, पुलिस केस होने चाहिए, मुकदमे होने चाहिए, और लोगों को अदालत तक ले जाया जाना चाहिए। तो ऐसे में मैं मान के और कर्नाटक सरकार को आप देख लें, ठीक है, हमें विकास नहीं करना, नहीं करेंगे, हमने हमने रेवड़ी का वादा किया, हम रेवड़ी दे रहे हैं। और उसके बाद वो जो कर रहे हैं आपने देख लिया। तो वो ये काम कर्नाटक में नहीं, वो कहीं भी कर सकते हैं, हर जगह कर सकते हैं। राजस्थान में आप पिछले 5 साल में अशोक गहलोत की सरकार देख लीजिए, तो उनका तो बड़ा एकदम क्लियर कट वो एजेंडा है। आप अखिलेश यादव की सरकार को देख लीजिए, जो आपने 5 साल उन्होंने चलाई, क्या कैसे क्या किया। तो मेरा अपना मानना है कि अ, वो इम्पॉसिबल चीजें लगातार, आप 5 किलो चावल दे रहे थे, क्या हम 10 किलो चावल देंगे? आप किसान निधि दे रहे थे, उन्होंने काम सबको 1-1 लाख रुपए दे देंगे। हाँ, उनको जब देना ही नहीं है, जब उनको केंद्र सरकार में आना ही नहीं है, वो तो सिर्फ आपका आपका कॉस्ट बढ़ा रहे हैं, आपका कॉस्ट बढ़ा रहे हैं। आप देखिए, भारत सरकार और पाकिस्तान के बीच में कोई गोलीबारी ना हो, भारत सरकार अपने रक्षा बजट में थोड़ी सी वृद्धि करती है, पाकिस्तान उसकी देखा देखी और अपनी वृद्धि कर लेता है, तो पता चला कि उसके ऊपर और बोझ पड़ रहा है। तो इसी तरह जब भारत सरकार और विपक्ष की, भाजपा सरकार और विपक्ष की बात होती है, तो विपक्ष, सरकार को काम करना है, सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, सरकार को बहुत ढेर सारे काम करने हैं, और सरकार को डिफेंस देखना है, सरकार को तमाम चीजें देखनी है देश में। विपक्ष को कुछ नहीं देखना है, विपक्ष को सिर्फ वादा करना है, उनका सिर्फ वादा करना है। और ऐसे में अगर इसमें इनके साथ आपने होड़ लगाई, तो फिर ये होड़ आपको बड़ी महंगी पड़ेगी, क्योंकि एक एक आदमी को काम भी करना है और रेवड़ी भी बांटनी है, और दूसरे को सिर्फ रेवड़ी भी नहीं बांटनी, वादे करने हैं। खुदा न खास्ता कहीं सरकार आ जाती है कर्नाटक में, तो उतनी बेशर्मी से मुंह खोल के कह भी देते हैं हमारे पास विकास के लिए पैसे नहीं, बल्कि यहां तक कह दिया कि विकास ले लो या रेवड़ी ले लो, हमने तो पहले ही कहा था। आप बताएं इसका क्या जवाब हो सकता है उनका? तो कर्नाटक मॉडल अपने आप में बहुत जबरदस्त मॉडल है, जिसमें उन्होंने दिखाया है कि रेवड़ी, अच्छा चलिए, उन्होंने सीधे मुंह खोल के कह दिया, केजरीवाल सरकार ये नहीं कहती। केजरीवाल सरकार ने 40,000 करोड़ का विज्ञापन दे दिया, अभी आरटीआई में आया 7 साल पे, यार गजब। 4,000 कितना, 4,000 करोड़ या 40,000 करोड़, मुझे ठीक से याद नहीं है। चालीस अगले हजार ट्विटर देख, 40,000 करोड़, 40,000 आते हैं, 40,000 करोड़ के विज्ञापन दे दिए। आपके पास लोगों को देने के लिए पानी नहीं है, आपको वहां बिजली कटौती शुरू हो गई, लोगों को देने के लिए पानी नहीं है, रेसिडेंशियल इलाकों से बिजली कटौती करके होटलों को दी जा रही है, जिनसे पैसे मिल रहे हैं उनको दी जा रही है। तो बिजली आप दे नहीं पा रहे, पानी आप दे नहीं पा रहे, गंदगी आप साफ कर नहीं पा रहे हैं, बाढ़ मैनेजमेंट आप कर नहीं पा रहे हैं, नदी मैनेजमेंट, यमुना की सफाई आप कर नहीं पा रहे, विज्ञापन आप दे रहे हैं धुआंधार। तो उन्होंने भी खुल के देखिए, ये चीजें सामने आती हैं, लेकिन सामने आते आते भी तो 10 साल में बाजा बजा दिया ना केजरीवाल ने, दिल्ली का एकदम, जिसे कहना चाहिए उसका जो कुछ भी उसमें हुआ था सब खत्म करके रख दिया उन्होंने। तो ऐसे अब कर्नाटक में भी क्या, 5 साल वो काटेंगे, 5 साल बाद चले जाएंगे, तो चले जाएंगे। उन्होंने तो 5 साल सरकार चला ली, वहां तो पहले भी पिछली बार 5 साल आए थे, उन्होंने सरकार चला ली थी। तो उनका तो कोई नुकसान होता नहीं ना, वो तो मान के चलते हैं कि साहब कभी ना कभी तो हमारा मौका आएगा, जब आएगा मौका तो हम इसी तरह की बातें करेंगे, इसी तरह का विकास करेंगे। केजरीवाल की सरकार देख लीजिए, सिद्धरामैया की सरकार देख लीजिए, और जाके केरल में आप लेफ्टिस्ट की सरकार देख लीजिए, आप वामपंथियों का मिसमैनेजमेंट देख लीजिए, तो वो आपको सब नजर आ जाएगा, उसमें कहीं कोई शक शुबा नहीं है। तो मैं मानता हूं कि जो इस तरह की ये जो गारंटी कार्ड लेके 3 स्टेट्स में औरतें घूम रही हैं, मुझे लगता है पुलिस को इसका संज्ञान लेकर मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई करनी चाहिए ओंकार जी, इसमें आगे से लेकिन ऐसा ना हो। जब हम लोग कांग्रेस की बात करते हैं या दूसरे विपक्षी दलों की बातें करते हैं, तो लोग सवाल ये भी तो खड़ा करते हैं कि फिर नरेंद्र मोदी सरकार भी क्यों 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन उपलब्ध करा रही है, किसानों को क्यों 6,000 रुपया सालाना दे रही है, या रासायनिक खाद पर इतनी भारी सब्सिडी क्यों दी जा रही है।
और कुछ लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि वैक्सीन भी आपने मुफ्त क्यों दी, हालांकि वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दी थी। लेकिन नहीं देखिए, जो सक्षम थे वो तो अपने पैसे से लगवा ही सकते थे वैक्सीन। नहीं, सक्षम लोगों ने अपने पैसे से लगवाई भी है ओंकार जी, ऐसा नहीं है। तमाम सक्षम लोगों ने अपने पैसे लगवाई भी, लेकिन मैंने तो अपनी बात की शुरुआत ही ये कह के की थी कि आरएसएस ने भाजपा सरकार को, मोदी सरकार को ये सलाह दी थी कि आप इनके साथ रेवड़ी का खेल ना खेलें। ये ना खेलें क्योंकि आपने काम भी करना है, इन्हें सिर्फ रेवड़ी बांट। इन्हें एक आध स्टेट में चुनाव जीतते हैं, उसमें रेवड़ी बांटेंगे, विकास नहीं करेंगे, ओवरऑल उनको सत्ता में आ नहीं रहे। और जहां पे उनको सरकार में आ ही नहीं रहे, अब जैसे आप उत्तर प्रदेश देख लीजिए, बिहार लीजिए, सरकार में आए ही नहीं, वो गारंटी कार्ड थमा के निकल गए। तो आप इनके साथ वो खेल नहीं खेल सकते ना, आप इनके साथ उसकी होड़ नहीं लगा सकते। फिर और मेरा अपना भी मानना है, मेरा ये भी ऐसे भी मानना है, आरएसएस की सलाह से इतर भी मेरा मानना है कि फ्रीबीज बंद होनी चाहिए, फ्रीबीज डेफिनेटली बंद होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि रेवड़ी कल्चर पे सबसे बड़ा प्रहार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही एक चुनावी रैली में किया था, लेकिन उसके बाद उनको खुद भी फ्रीबीज देनी पड़ी। एक चीज और मैं मानता हूँ ओंकार जी, जो भाजपा का ये एक आइडिया था वन नेशन वन इलेक्शन वाला, वो भी अगर आ जाए तो बहुत कुछ चीजें स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी। अगर आपको हर साल 2-3 स्टेट में चुनाव खेलने हैं, अगर आपको हर साल 3-4 स्टेट में आपको चुनाव लड़ना है और लड़ते लड़ते फिर जनरल इलेक्शन लड़ना है, फिर अगले, अब आप सोचिए अभी लोकसभा चुनाव हुआ, अभी 3 चुनाव और आ जाएंगे। 3 चुनाव भी आपके आसाम में, हरियाणा महाराष्ट्र एक और 3 चुनाव और आ जाएंगे, अगले साल की शुरुआत में फिर आ जाएंगे, उसके पहले ही उपचुनाव भी आ जाएंगे। तो अगर साल भर देश चुनावी मोड में रहेगा, मैं मानता हूं कि ऊटपटांग वादे भी होंगे, रेवड़ियां भी बटेंगी, और इसका देश पे कोई बहुत अच्छा असर नहीं पड़ेगा। मैं मानता हूँ वन नेशन वन इलेक्शन इन तमाम चीजों को पे एकदम खत्म नहीं कर सकता, तो एक अंकुश तो जरूर लगा सकता हूँ काजी। एक बार आप चुनावी मोड में आएंगे, चुनाव कर लेंगे 5 साल के लिए, फिर आप फारिग हो गए, 5 साल के लिए आप बरी हो गए, 5 साल तक आप अपना काम। कई देश के ऐसे राज्य हैं जो कर्ज से डूबे हुए हैं, भारी कर्ज से डूबे हुए हैं। और जब हम राज्यों की बात करते हैं कि साहब वो कर्ज से डूबे हुए हैं, तो ओवरऑल जब एक राष्ट्र के रूप में हम देखते हैं कि अर्थव्यवस्था किस तरीके से प्रभावित होती है, या कुल मिलाकर के राज्यों का कर्ज कितना बैठता है और देश का कर्ज कितना बैठता है, वो तो बहुत ज्यादा चिंताजनक परिस्थितियां बनती हैं। मैं मिस कर गया ओंकार जी, आप प्लीज सवाल दोहरा दें। जी, मैं ये कह रहा था कि कई ऐसे राज्य हैं जो कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं, उन पर बहुत भारी कर्ज है। और जब हम एक राष्ट्र के रूप में इन कर्जों को देखते हैं, उनकी गणना करते हैं और देश पर कितना कर्ज है ये देखते हैं, तो ये तो बहुत बड़ी एक चुनौती पैदा हो जाती है। और हमने कई देशों में देखा है किस तरह का अर्थव्यवस्थाएं डावाडोल हुई हैं, आर्थिक संकट पैदा हुआ है। श्रीलंका श्रीलंका को तो हमने ही कुछ कर्जा दे करके किसी तरीके से संभाला था। पड़ोसी देश पाकिस्तान की हालत आप देख लीजिए क्या हो रखी है। तो ये हमारे पॉलिटिशियन आखिर सुधरेंगे कब? और पॉलिटिशियन के साथ साथ हमारी जो ये बेसब्र और लालची जनता है, ये कब सुधरेगी? देखिए, ऐसा है कि पूरी दुनिया में आप देख ले, समाजवादी पॉलिसीज जहां भी हैं, आज की तारीख में वेनेजुला देख लें, आप श्रीलंका देख लें, जहां समाजवादी पॉलिसीज हैं वो एकदम तबाह हो गई। पहले पूरा ईस्टर्न यूरोप तबाह हो गया था, रशिया तबाह हो गया। तो चीन जैसे मुल्क को देखिए, समाजवाद का गढ़ था, कम्युनिज्म का गढ़ था, लेकिन उसने किस तरह पूंजीवाद अपने यहाँ स्टैब्लिश किया। वो मैं नहीं कहता पूंजीवाद की बुराइयां नहीं, लेकिन पूंजीवाद जो तमाम सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है, जो सत्ता के अलग अलग सिस्टम्स हैं, उसमें पूंजीवाद इकलौता ऐसा सिस्टम है जो सस्टेन करता है, जो कि चल सकता है। वरना समाजवाद और साम्यवाद ने हर देश को बर्बाद कर दिया, कंगाल कर दिया, दिवालिया कर दिया। और ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप को देखें, 1947 से लेकर 1989 तक 42 साल में आप दिवालिया हो गए समाजवाद के चलते। वो तो भला वो नरसिम्हा राव का जिसने इस देश की इकोनॉमी को घुमा दिया, वरना 1990 में चंद्रशेखर को इस देश का सोना गिरवी रखना पड़ा था। तो अभी एकदम साफ हो चुका है कि समाजवाद और साम्यवाद एकदम डूबने की एक रेसिपी है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं। तो अब ऐसे में जो लोग हैं, अब जैसे अब जो इस समय विपक्ष है, तो उसका बड़ा एक, जब आपने कभी आज तक सुना है कि विपक्षी नेता विपक्ष का सबसे बड़ा नेता विदेश में जाके कहे कि मेरे पूरे देश में पेट्रोल छिड़का है, मुझे बस दिया सलाई लगानी, कभी सुनी इस तरह की बात आपने? तो वो तो वास्तव में जब देश को जलाने पर आमादा है,
तो आप उनसे उम्मीद ना रखें। मैं ये जरूर मानता हूं कि नरेंद्र मोदी ने इसमें एक कदम उठाने का प्रयास किया था जब उन्होंने रेवड़ी कल्चर पे प्रहार किया था, लेकिन जो जो चुनावी मजबूरियां हैं उनके चलते जो जिन रेवड़ियों पर प्रहार कर रहे थे वो खुद भी उसी रेवड़ी को बांटते हुए देखे गए। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि साहब 5 साल में एक बार चुनाव हो और उसके बाद आप लोग इस चीज से मुक्त हो जाओ। 5 साल कायदे से गवर्नेंस हो, 5 साल ठीक से सरकार चले और जो सरकारें हों वो बंधक ना हो इस तरह की मजबूरियों की, जहां उनको हर साल 3 से 4 इलेक्शन लड़ना पड़ा। क्योंकि चुनावी लेकिन राजनीति की अपनी मजबूरियां होती हैं ओंकार जी, आप भी जानते हैं। लेकिन ये व्यवस्था तो हो सकती है ना, और ये तो कानून बनाया जा सकता है अगर इच्छा शक्ति आप में है और देश हित में, देश के व्यापक हित में आपको सोचना है कि भाई जब आप घोषणा पत्र बनाएं, संकल्प पत्र बनाएं, जब आप रेवड़ियां बांटने की घोषणाएं करें तो उन पॉलिटिकल पार्टियों से आप शपथ पत्र लें, उनसे पूछें कि जितनी घोषणा आपने कर दी है ये कुल मिलाकर के इतने हजार करोड़ की बैठ रही हैं या इतने लाख करोड़ की बैठ रही हैं, ये लाएंगे कहां से, आप ये भी जरा बताइए साथ में। नहीं, वो तो वो बता लेंगे, वो तो कुछ ना कुछ बता लेंगे। देखिए, कागज पे कोई भी चीज जस्टिफाई हो सकती है। अभी आपने देखा सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार से कहा कि अगर आप अपने विकास के लिए आपने जो पैसे रोक रखे आप वो नहीं देंगे तो हम आपके विज्ञापन का फंड जब्त कर लेंगे और उससे पैसे निकाल देंगे। तो वो तो उनकी बेशर्मी है, वो तो कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आपको लग रहा है कि उन्होंने चुनाव में कुछ ऐसे वादे किए हैं जिसको लेके जनता परेशान है, अभी आपने देखा लू खा के एक औरत की डेथ हो गई, बेचारी वो लाइन में लगी थी 1 लाख रुपए, खटाखट खटाखट वाली लाइन। तो आपको मुकदमा दर्ज करना चाहिए। आप इनके ये फ्रॉड है, ये फ्रॉड है। आपने आपने फ्रॉड कहा है। और देखिए, ये फ्रॉड तो हर तरह का है। सिर्फ 1 लाख रुपए वाली बात नहीं ओंकार जी। जब आप उत्तर प्रदेश में कह रहे हो, बिहार में कह रहे हो जातिगत जनगणना कराएंगे, ये कराएंगे, वो कराएंगे। आपकी जातिगत जनगणना पिछली सिद्धारमैया सरकार में आज से 7 साल पहले कर्नाटक में होकर रखी, उसके आंकड़े आप रिलीज नहीं कर रहे हो। जनगणना होके रखी, आप आंकड़े रिलीज नहीं कर रहे हो और पूरी दुनिया में ढोल पीट रहे हो कि हम जातिगत जनगणना कराएं। ये तो फ्रॉड है, ये तो फ्रॉड है। और मैं मान के चलता हूं ओंकार जी कि अगर ये भाजपा इस तरह कर रही होती तो अब तक कांग्रेस या वामपंथी दलों से कोई ना कोई इनको लेकर कोर्ट पहुंच गया। आपको थोड़ा प्रोएक्टिव होना पड़ेगा, आपको थोड़ा हमलावर होना पड़ेगा। और आपको क्या लग रहा है, इधर जो आक्रामकता हम देख रहे हैं कांग्रेस की, कांग्रेस के प्रवक्ताओं की, कुछ हद से ज्यादा नहीं है? और प्रधानमंत्री या उनके जितने भी जुड़े हुए मंत्रालय हैं, अभी रेल दुर्घटना का ही उदाहरण ले लीजिए। रेल दुर्घटना के बाद जितनी आक्रामक तरीके से कांग्रेस पार्टी ने और दूसरे विपक्षी दलों ने इसको तूल दिया है, उसके मुकाबिल भारतीय जनता पार्टी या उनके मंत्री या उनके आईटी सेल उतनी प्रखरता के साथ, प्रमुखता के साथ जवाब नहीं दे पाए हैं। हालांकि कुछ कुछ सूचनाएं आई हैं कि यूपीए सरकार में 10 इयर्स में कितनी रेल दुर्घटनाएं हुई, कितनी बेपटरी हुई, कितनी मृत्यु हुई, और मोदी सरकार में कितनी दुर्घटनाएं हुई और कितने लोगों की मौत हुई। लेकिन कहीं ना कहीं ये नहीं लग रहा है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप हैं और उन पर कुछ ज्यादा अटैक हो रहे हैं। अभी तो पार्लियामेंट का सेशन भी होना है। देखिए साहब, मैं फिर कह रहा हूं कि मोदी सरकार अपनी नीतियों को और अपने मंत्रियों को कंटिन्यू कर कर एक मैसेज देना चाह रही है कि साहब हमारे शासन में, हमारी सरकार में कोई गड़बड़ी नहीं, संगठन में गड़बड़ी होगी, हम हार गए, हम गलत नहीं थे। उन्होंने ज्यादातर मंत्री रिपीट किए और मंत्री के साथ आपने देखा वो आईटी सेल भी वैसे चल रहा है। जबकि ये बात अभी तकरीबन साबित हो चुकी है कि आईटी सेल इस चुनाव में बुरी तरह विफल हुआ है, बुरी तरह विफल हुआ है। तब आप देखिए, अकाउंटेबिलिटी वाली बात आ गई। आपने देखा कि वो मेडिकल एग्जामिनेशन का नीट का पेपर लेके इतना बवाल हुआ। धर्मेंद्र प्रधान पहले एकदम कहते रहे कि नहीं साहब हमारी कोई गलती नहीं, फिर कह दिया हाँ। आज अभी अभी जब आपने प्रोग्राम शुरू किया उसके 5 मिनट पहले असिस्टेंट प्रोफेसर जीआरएफ और रिसर्च के लिए यूजीसी एक प्रोग्राम, एक एग्जाम कराती है साल में 2 बार, इसको नेट कहते हैं, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। बहुत बड़ा इम्तहान होता है। अभी 5 मिनट पहले वो भी रद्द हो गया। सीबीआई पता चला कि वो भी पेपर लीक हो गया। तो तमाशा बना लिया है आपने। आपके सारे पेपर लीक हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी हो रहे हैं, केंद्र में भी हो रहे हैं।
पर क्या आपने उत्तर प्रदेश में शिक्षा मंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई देखी? आपने कोई शिक्षा सचिव के खिलाफ कोई कार्रवाई देखी योगी आदित्यनाथ की सरकार की? क्या आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री उनको बदलते, उनको हटाते देखा? क्या शिक्षा सचिव को आपने हटाते देखा? ये आपने ये जो एक संस्था है जो ये सारे एग्जाम्स कराती है, उनके चेयरमैन को हटाते देखा? कुछ करते देखा आपने? कोई कार्रवाई आपने होती देखी केंद्र में या राज्य स्तर? तो अकाउंटेबिलिटी कहाँ है साहब? जवाबदेही कहाँ है? ये मैं मान के चलता हूं। अभी जब मैंने देखा कि नेट की परीक्षा रद्द हो गई, अभी अभी जब आप प्रोग्राम शुरू कर रहे थे, तो मेरे लिए साहब बड़ा व्यक्तिगत तौर पर डिसअपॉइंटिंग है। आपके प्रदेश में इतने पेपर लीक हो जा रहे हैं, आपका मेडिकल एग्जामिनेशन का पेपर लीक हो गया, अब आपका असिस्टेंट प्रोफेसर जीआरएफ और पीएचडी का पेपर लीक हो गया। आप कह रहे हैं हमने सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर कर दी, इसके पहले कि कोई कोर्ट में जाए आपने खुद ही रद्द कर दी, खुद ही सीबीआई इंक्वायरी। क्या सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर कर दी भाई? जिस शिक्षा मंत्री के दो पेपर लीक हो जाए, ओंकार जी, मैं आपसे पूछता हूं, क्या उसको पद पे बने रहने का अख्तियार है? कोई नैतिक अधिकार है? आप बताएं। क्या आपको नहीं लगता कि धर्मेंद्र प्रधान को अभी खुद इस्तीफा दे देना चाहिए? बहुत बहुत धन्यवाद अनुपम जी जुड़ने के लिए और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नमस्कार।